हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जिस प्रकार आप लोगों ने एडवांस हिस्ट्री से गुलाम वंश कंप्लीट किया है, उसी प्रकार आज हम दिल्ली सल्तनत का अगला वंश यानी खिलजी वंश इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। तो खिलजी वंश के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपका कोई भी पॉइंट यहाँ से स्किप ना हो। तो पूरी डिटेल लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ खिलजी वंश प्रस्तुत करती हूँ। खिलजी वंश जिसके अंदर 6 शासकों ने अपने कार्यकाल दिया है। नंबर 1 पर है जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। 2 पर है रुकनुद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी। नंबर 3 पर है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। नंबर 4 पर है शहाबुद्दीन खिलजी 1316 ईस्वी। नंबर 5 पर है मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी। नंबर 6 पर है खुसरो 1320 ईस्वी। तो जलालुद्दीन जो है एक पदवी है। जो जलालुद्दीन खिलजी था वो उसका बहुत ही गुलाम वंश में कुछ हिस्सेदारी यहाँ के शासकों की रहती है उसके गुलाम वंश के शासनकाल में। तो आप लोग प्लीज़ हो सके तो उस वीडियो गुलाम वंश की वीडियो को ज़रूर देखें, जिसके कारण आपको ये खिलजी वंश पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये है जो जलालुद्दीन है वो एक पदवी है। बलबन का सेनानायक, इस पदवी बलबन का सेनानायक था ये। कब? जब गुलाम वंश था। गुलाम वंश का है ये बलबन। और कैकोवाद के समय समाणा का सूबेदार था तथा सर जहांदार यानी शाही अंगरक्षक के रूप में इसने गुलाम वंश का था ये भी कैकोवाद के शासनकाल में काम किया है। और इसे कैकोवाद ने शाइस्ता खां की उपाधि दी है। तो ये जो जाति थी खिलजी, ये तुर्क की जाति थी और 64 शाखाओं में से एक थी, जो अफ़गानिस्तान की हेलनमंद घाटी में 4वीं शताब्दी के बाद से ये भारत में आए थे। जिन्होंने खिलजी क्षेत्र से आए थे ये, और केवल गुलाम वंश को ही समाप्त न करके सुदूर दक्षिण तक यानी दक्षिण तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार इन्होंने किया। और इनकी सत्ता में अमीर वर्ग की सत्ता थी, यानी इनकी जो शासन व्यवस्था थी उसके अंदर अमीर वर्ग सत्ता में था। तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही समाप्त हो गई थी, यानी तुर्क लोगों की जो जातीय तानाशाही थी वो समाप्त हो गई थी। और जलालुद्दीन का राज्यारोहण मध्यकालीन भारत की राजनीति में, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक में एक क्रांति ला दी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा खिलजी वंश। तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने कैकोवाद की हत्या कर दास वंश का अंत कर नए राजवंश की नींव डाली थी, जो खिलजी वंश के नाम से प्रसिद्ध है। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तुर्क में 64 शाखाओं में से एक थे। और जब ये बैठा अपनी गद्दी पर तो 70 वर्ष का था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी सन 1290 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ये कहाँ से थे? अफ़गानिस्तान से। तो कैकोवाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलोखरी नामक किला है ये एक। किलोखरी नामक किले में जलालुद्दीन ने राज्य अभिषेक करवाया। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में जलालुद्दीन एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था। कहाँ? नासिरुद्दीन, सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में। मलिक छज्जू जो बलबन का भतीजा था ने जलालुद्दीन के विरुद्ध असफल विद्रोह भी किया था, जिसमें वो असफल नहीं रहा था। कौन? मलिक छज्जू। किसके प्रति विद्रोह में? जलालुद्दीन के प्रति विद्रोह कर दिया था। और फारस के सिद्दी मौला, फारस का एक फ़कीर था सिद्दी मौला, के अवशिष्ट व्यवहार के कारण सुल्तान ने इसे हाथी के पैरों तले कुचल कर मार डाला था। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। रणथंभौर के आक्रमण के समय वहाँ का शासक हमीर देव था। जब इसने आक्रमण किया रणथंभौर पर, तो वहाँ का शासक कौन था? हमीर देव।
दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को खुश करने के सिद्धांत पर आधारित थी। जलालुद्दीन के काल में 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और दिल्ली के समीप मुगलपुर में बस गए, जिसे नवीन मुसलमान कहा गया। दीवाने वकूफ़ इस विभाग का कामकाज व्यय के कागजात की देखभाल करना है। जलालुद्दीन खिलजी 1296 से 1314 ईस्वी में, जन्म इसका 1266 से 67 में हुआ है। इसका नाम अली गुरसप था। अलाउद्दीन खिलजी जब अवध का सूबेदार था ने 1294 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र पर आक्रमण किया था और देवगिरी से प्राप्त विजय की संपत्ति को, जो देवगिरी से मतलब विजय की संपत्ति प्राप्त हुई थी, विजय करने के बाद सुल्तान को समर्पित करने के लिए अलाउद्दीन ने उसे कड़ा और मणिकपुर कड़ा आने का आग्रह दिया था। कड़ा यानी मणिकपुर में था जो, वहाँ आने का उसे आग्रह दिया और अलाउद्दीन ने षड्यंत्र कर जलालुद्दीन का वध कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन जो इससे पहले शासक था उसका कड़ा में आने पर आग्रह करके और उसका वहीं पर अपने षड्यंत्र के कारण उसका वध कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर सिकंदर की भांति विश्व विजय करने तथा हजरत मोहम्मद साहब की भांति नया धर्म स्थापित करने की इच्छा प्रकट की। सिकंदर के समान वो महान बनना चाहता था और मोहम्मद साहब की भांति नया धर्म बनाना चाहता था। अलाउद्दीन की बलबन की भांति बलबन क्या करना चाहता था? अपने को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। कौन? बलबन मानता था। उसी प्रकार ये अलाउद्दीन भी ऐसा चाहता था। अलाउद्दीन ने धर्मस्वों तथा माफ़ी की भूमि को जब्त कर लिया था। जो धर्मों की भूमि थी उसको, या जो माफ़ की हुई भूमि थी उसको उन्होंने जब्त कर लिया था। अलाउद्दीन ने मादक द्रव्यों का कोई भी उपयोग निषिद्ध कर रोक दिया था। सुल्तान अलाउद्दीन ने अमीरों के सामाजिक सम्मेलनों पर परस्पर विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया कि अमीर कोई भी सामाजिक सम्मेलन नहीं करेंगे और विवाह संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सुल्तान ने भूमि कर के अतिरिक्त, भूमि कर तो लगाया, साथ में चरागाह कर, पशुओं पर कर, भेड़ों पर और बकरियों पर भी उसने कर लगा दिए। उसके मंत्री परिषद थे कुछ, जैसे दीवाने वजारत मंत्री परिषद थी उसकी एक, अलाउद्दीन खिलजी की। तो उसके अंदर दीवाने वजारत वजीर कहा जाता था। दीवाने वजारत उसका पद था। और दीवाने इंशा शाही आदेश जो देते थे। दीवाने आरिज सैन्य मंत्री था। दीवाने आरिज यानी आरिज की जाती थी कि मुझे सैन्य का मंत्री आप रख लीजिए। दीवाने रसालत मीन्स विदेशी मंत्री, जो विदेशी जाते थे और तरह तरह के रसों का अनुभव करते थे और इसे दीवाने रसालत कहा गया है। बाजार नियंत्रण भी उसने काफ़ी अच्छा किया। तो जिसके अंदर है शाहनाई मंडी यानी बाजार का अधीक्षक था। बाजार में क्या कुछ हो रहा है उसी के अधीन होता था। दीवान रियासत नियंत्रण था, यानी वहाँ पर कोई नियंत्रण रखता था कि कोई चीज़ कितनी आए, कितनी जाए, कितना किसको क्या कुछ देना है, उस पर सब का नियंत्रण इसके पास था। सराय अदल न्यायाधीश था ये पूरी मंडी का न्यायाधीश था कि कहीं क्या कुछ गलत हो रहा हो तो उसका न्यायाधीश ये सराय अदल न्यायाधीश था। बरीदे मंडी बाजार निरीक्षक। मनहैयान था गुप्तचर। अलाउद्दीन तुर्की सुल्तानों में पहला सुल्तान था जिसने वित्त की और राजस्व सुधारों में रुचि ली, यानी जिसने वित्त और राजस्व दोनों को सुधारा वो तुर्की सुल्तानों में सबसे पहला सुल्तान था।
अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी, यानी सेना को स्थायी रूप किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को सबसे पहले नगद वेतन देना शुरू किया था। सैनिकों को प्रति वर्ष 234 टका वो पैदल सैनिकों को देता था, 234 रुपये तो पैदल सैनिकों को देता था, और 234 टका सैनिकों को दिया जाता था, और एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले को 78 टका, यानी जो कोई घोड़ा रखता था तो उसे 78 टका अधिक मिलता था। सुल्तान ने सैनिकों की हुलिया लिखने और घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा चलाई। यानी ये अलाउद्दीन खिलजी के एक ऐसा सैनिक था जिसने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा चलाई थी। सेना के निरीक्षण के लिए आरिज-ए-मुमालिक नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, यानी सेना का जो भी निरीक्षण होता, क्या कमी है, क्या कुछ उसके अंदर है, तो उसे आरिज-ए-मुमालिक एक निरीक्षक देखता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत से ऐसे विद्रोह हुए हैं, जैसे पहला विद्रोह हुआ है नए मुसलमानों का हुआ। पहला विद्रोह नए मुसलमानों का हुआ जो जलालुद्दीन खिलजी के समय में भारत में बस गए थे। उन्होंने अलाउद्दीन के भतीजे और नुसरत खां के एक भाई का वध कर दिया, और यह विद्रोह अलाउद्दीन के एक सेनापति नुसरत खां द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था पहला विद्रोह? नुसरत खां द्वारा। किसके प्रति? अलाउद्दीन खिलजी के प्रति, अलाउद्दीन खिलजी के विरोध में, दूसरा विद्रोह यह अलाउद्दीन खिलजी के भतीजे अख्त खां द्वारा किया गया था, जिसमें अख्त खां मारा गया था। तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भांजे अमीर उमर और भंगू खां द्वारा बदायूं और अवध में किया गया था, जब वह रणथंबोर का घेरा डाले हुए था। जब उस रणथंबोर का घेरा डाल रखा था उसने, तभी उसके भांजे अमीर उमर और भंगू खां ने किया था, वे पराजित हो गए थे इससे। चौथा असफल विद्रोह दिल्ली में हाजी मौला ने किया था, और वह मलिक हमीमुद्दीन के हाथों पराजित हुआ था, और जिसके कारण इसने हाथी के पैरों तले से कुचलकर मार दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग व्यवस्था लागू की। बाजार नियंत्रण करने के लिए दीवान-ए-रियासत नामक अधिकारी की नियुक्ति की। उसके अधीन शाहनाई मंडी नामक के पदाधिकारी होता था। शाहनाई मंडी जो मैंने पहले आपको बताया है, ये अव्वल नामक का एक न्यायाधीश था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सैनिकों के वेतन में कमी न होकर वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाने से रोकना था। भी सैनिकों की कमी, वेतन में भी कमी ना हो और मूल्य भी ना बढ़े। अलाउद्दीन द्वारा जारी किए गए 4 अध्यादेश, अलाउद्दीन ने 4 अध्यादेश भी जारी किए थे। उन 4 अध्यादेशों में था, अलाउद्दीन ने सुल्तान बनते ही इन 4 अध्यादेशों को जारी किया था। धर्मस्थलों और माफ़ी की भूमि को जब्त किया जाए, यानी धर्मस्थल, जो भी धर्मस्थल थे या जो भी माफ़ की हुई भूमि उनको दी जाती थी, उन सब को उसने जब्त कर लिया। गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया और गुप्तचरों को बड़ी संख्या में नियुक्त किया ताकि उसके विरुद्ध कोई साजिश ना कर सके। और गुप्तचर विभाग इसीलिए भी किया क्योंकि वह एक सुव्यवस्थित राज्य चाहता था। अपने शासन में मदिरा और मादक द्रव्यों का प्रयोग निषिद्ध कर दिया। मदिरा नहीं पीता था उसके शासन में कोई, और कोई भी ऐसे मादक या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं कर सकता था। अमीर और दरबारियों के सामाजिक सम्मेलनों और पारस्परिक वैवाहिक संबंधों पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिए। दीवान-ए-रियासत व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। रियासत जो था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था, और मुहतासिब जनसाधारण के आचरण का रक्षक और देखभाल करने वाला था। नाप तोल का भी निरीक्षण वो करता था। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी बरीद-ए-मुमालिक, जो गुप्तचर विभाग का, यानी गुप्तचर उसे सभी सूचना देते थे कि अपने राज्य में क्या कुछ गलत हो रहा है, जिसके कारण तो लोगों को बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता था। अलाउद्दीन ने अनेक
सूचनादाताओं को नियुक्त किया, जिन्हें मुनहियन या मुन्ही कहा जाता था, जो उसे राज्य की प्रत्येक सूचना देते थे। परवानानवीस, यह परमिट देने वाला अधिकारी होता था। परवानानवीस कौन होता था? यह परमिट देने वाला अधिकारी होता था। सरे अदल नवीस, सरे अदल नवीस यानी जो निर्मित वस्तुएं थी या बाहर के प्रदेशों या विदेशों से आने वाले माल का बाजार था। अलाउद्दीन ने मुकद्दमों, मुखियों, खुत, जगीरदारों और बलाहारों, साधारण किसान से संबंधित अध्यादेश जारी किए। खुतों और मुकदमों के विशेषाधिकार छीन लिए, जिसके कारण जो साधारण किसान था वो ये दोनों खुत और मुकदम ये दोनों ही इसको बहुत ही ज़्यादा तंग किया करते थे, जिसके कारण इनके जो विशेष अधिकार थे वे छीन लिए गए। और सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। तो अमीर खुसरो की एक पुस्तक है खजाइन अल फतूह में अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा गया है। अमीर खुसरो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है खजाइन अल फतूह, उसमें अलाउद्दीन को विश्व सुल्तान कहा गया है, युग का विजेता और जनता का चरवाहा कहा गया है। ये उपाधियां दी हैं अलाउद्दीन खिलजी को उसके कार्यों से खुश होकर अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की माप करवाई और माप की इकाई के रूप में बिस्वा को अपनाया। बिस्वा जो है ये प्रथम भूमि माप है और मसाहत मापन पद्धति के आधार पर भू राजस्व को 50% निर्धारित किया। मसाहत से भी 50% भूमि राजस्व होगा। इसके अतिरिक्त घरी, चरी और नामक कर भी उसने लगाए थे। इसके अतिरिक्त 50% के अतिरिक्त घरी और चरी कर भी लगाए थे। अलाउद्दीन के सैनिक अभियान, उत्तर भारत में जो उसने सैनिक अभियान किए उनकी डिटेल लेकर हम आपको चलते हैं। 1296 से 97 में कादर खां, दाऊद खां, 1298-99 में मंगोल नेता साल्दी और कुतुगुल ख्वाजा, 1303 और 4 में 1305, 6 व 1307-8 में मंगोलों के कई आक्रमण हुए। यानी जो 1303, 4, 5, 6, 7, 8 इस दौरान मंगोलों के आक्रमण हुए हैं, जिन पर अलाउद्दीन ने विजय प्राप्त की थी। 1303 में चित्तौड़ में हुआ था, 1309 में सवाना में हुआ था, 1310 में औरंगल में हुआ था, 1311 में समुद्र की जो भूमि द्वार समुद्र का इसने एक समुद्र को बांधना शुरू किया था 1311 में। और हिमालय से कन्याकुमारी तक अपने साम्राज्य का इसने विस्तार किया। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण किया, जिसमें वहां का राजा करण सिंह भाग गया था। गुजरात पर जब आक्रमण किया इसने तो वहां का राजा करण सिंह भाग गया था और गुजरात को सल्तनत का प्रांत बना दिया गया था। गुजरात विजय में ही अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को प्राप्त किया था। मलिक काफूर जो एक हिजड़ा था इसका और इसका सेवक था, बहुत ही विश्वास पात्र था इसका। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदने के कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1299 ईस्वी में जैसलमेर पर आक्रमण किया था इसने। 1301 ईस्वी में रणथंभौर के लिए विजयी सेनानायक उलुग खां और नुसरत खां को वहां पर भेजा गया था। वहां के शासक हमीर देव ने उन दोनों को मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर आकर हमीर देव के मंत्री रणमल को अपने पक्ष में कर रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी। हमीर देव के मंत्री रणमल को अपने पक्ष में कर लिया था और जिसके कारण उसने विजय प्राप्त की थी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार किया और खिजर खां
को चित्तौड़गढ़ का शासक बना दिया। कब चित्तौड़ का शासक कब बना दिया था खिज्र खां को? 1303 में। चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद कर दिया था। चित्तौड़गढ़ का नामकरण खिजराबाद कर दिया था। लेकिन अलाउद्दीन का स्थायी अधिकारी न हो पाने के कारण यह पुनः चित्तौड़ हो गया, यानी दोबारा से फिर चित्तौड़ हो गया। माना जाता है कि मेवाड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी अनुपम सुंदरी थी। और उसे पाने के लिए ही मेवाड़ पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। उस पर रानी एक फिल्म भी बनी हुई है पद्मावत, तो उसके अंदर भी आपको इसके कुछ हिस्से दिखाए जा रहे हैं, जिसके कारण उस फिल्म से भी आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी अलाउद्दीन के बारे में। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालवा, मांडू, उज्जैन, चंदेरी पर विजय प्राप्त की। असम, कश्मीर, उत्तरी पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र को छोड़कर, यानी ये क्षेत्र जो इसने छोड़कर, असम, कश्मीर, उत्तरी पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र को छोड़कर अलाउद्दीन ने समस्त उत्तरी भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। दक्षिण भारत पर विजय नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। दक्षिण भारत के जितनी भी विजय हुई उन सब का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। ये किसका बहुत विश्वास पात्र था? अलाउद्दीन का, जो हमेशा इसके साथ रहता था। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर अपना विजय पताका फहराया, यानी दक्षिण पर विजय प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए अपने प्रिय दास मलिक काफूर को इसने भेजा था। अलाउद्दीन ने देवगिरी के यादव वंशी राजा रामचंद्र को 1306 ईस्वी में पुनः पराजित कर दिया था, पर उसका राज्य वापस दे दिया। उसे रायरायान की उपाधि भी दी थी। उसका राज्य वापस देने के बाद उसने रायरायान की उपाधि दी थी। और 1303 में तेलंगाना पर आक्रमण किया था। तेलंगाना का शासक कौन था? प्रतापरुद्र देव द्वितीय ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण किया था। किसने? सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में सोने की जंजीर डालकर अपना आत्मसमर्पण किया था और काफूर के पास भेज दिया, मलिक काफूर के पास भेज दिया। इसी अवसर पर प्रतापरुद्र देव ने मलिक काफूर को संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट दिया था। मलिक काफूर को दिया था प्रतापरुद्र देव ने। और इसी अवसर पर जब उसने गले में सोने की जंजीर डालकर उसकी मूर्ति अपनी मूर्ति बनवाकर उसके गले में सोने की जंजीर डाली और आत्मसमर्पण किया, उसी वक्त उन्होंने संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। मलिक काफूर ने 1310 ईस्वी में द्वार समुद्र के होयसल, यानी द्वार समुद्र में जो होयसल वंश था के राजा बीरबल्लाल को पराजित किया। मदुरा में मलिक काफूर ने सुंदर पांड्या का पक्ष लेकर वीर पांड्या को पराजित किया। मलिक काफूर ने ही सुंदर पांड्या का पक्ष लेकर, सुंदर पांड्या का तो उसने पक्ष लिया और वीर पांड्या को पराजित कर दिया। ये दोनों भाई थे, मदुरा में ये दोनों भाई थे जिनका इकट्ठा शासन चलता था। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर हसन देहलवी और अमीर खुसरव जैसे विद्वान रहते थे। अलाउद्दीन ने ये एक उदार नीति, जनता की इच्छा के अनुसार अहस्तक्षेप की नीति इसने अपनाई। अलाउद्दीन ने 1292 में मंगोलों ने 4000 मंगोल इस्लाम धर्म कबूल करवाया, 4000 मंगोलों को, और मुगलपुर या मंगोलपुरी को बसाया जिसमें नवीन मुसलमान रहा करते थे।
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। अलाउद्दीन खिलजी जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था, यानी अलाउद्दीन का ये चाचा हुआ फिरोज खिलजी। और इसके शिहाबुद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था और ये अलाउद्दीन का चाचा हुआ। इसके कारण दमनकारी नीति अपनाई और प्रथम अभियान भाई उलुग खां और वजीर नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात के हिंदू राजा कर्णदेव पर हमला किया। सोमनाथ मंदिर को इसने ध्वस्त किया। अनहिलवाड़ से संपत्ति लूटी। तो ये मतलब इमारत बनाने में भी इसका बहुत सा इंटरेस्ट था, जिसके कारण इसने सीरी का किला, हजार खंबा महल, अलाई दरवाज़ा का दिल्ली में निर्माण करवाया। यानी ये दिल्ली में, ये सभी दिल्ली में हैं। हजार खंबा, हौज खास, अलाई दरवाज़ा इसने निर्माण कराया, क्योंकि ये इमारत पसंद करता था बनवाना, इमारत बहुत पसंद करता था ये। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने सुल्तान की झूठी वसीयत प्रस्तुत की। यानी सुल्तान ने उसकी मलिक काफूर ने सुल्तान की झूठी वसीयत बना दी और उसे प्रस्तुत कर दिया कि उसने खिज्र खां के स्थान पर 5 वर्षीय बालक शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया और स्वयं उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। मलिक काफूर ने खिज्र खां की जो पत्नी थी उमर की मां तेवला देवी से विवाह किया और खिज्र खां के साथ साथ शादी खां को अंधा करवा दिया। यानी खिज्र खां को भी उसने अंधा करवा दिया और शादी खां को भी अंधा करवा दिया और खुद इसका 5 वर्षीय शिहाबुद्दीन का संरक्षक बन के बैठ गया मलिक काफूर, जो इसकी साजिश थी। 35 दिन के शासन के बाद मलिक काफूर का वध कर दिया गया। 35 दिन के बाद शासन के बाद मलिक काफूर का वध कर दिया गया। मलिक काफूर के बाद मुबारक शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बना। मलिक काफूर के बाद मुबारक शाह शिहाबुद्दीन अमर का संरक्षक बना और 2 महीने बाद मुबारक शाह ने सुल्तान को अंधा करवा दिया। मुबारक शाह ने सुल्तान को अंधा करवा दिया और 19 अप्रैल 1316 को खुद सुल्तान बन बैठा। अब कौन है? मुबारक शाह। मुबारक शाह ने बाजार नियंत्रण समाप्त कर दिया कि बाजार पर जो भी नियंत्रण लगाए थे अलाउद्दीन ने वो सब समाप्त हो जाएंगे, आज से उसका शासन चलेगा, और कीमतें बढ़ा दी। सुल्तान बनने के साथ ही मुबारक शाह विलासी प्रवृत्ति का हो गया था, क्योंकि विलासी तो होगा ही, क्योंकि उसके धन आ रहा था और इसी धन का यूज़ उसने अपनी विलासी प्रवृत्ति को प्रकट किया। हसन सुसुख खां मुबारक का वजीर था। हसन कौन था? मुबारक का वजीर था। शासन के प्रथम वर्ष में ही गुजरात में अल्प खां के विद्रोह को दबाने के लिए आइन अल मुल्क और गाजी तुगलक को नियुक्त किया था। गाजी तुगलक को नियुक्त किया था। कौन सा? गुजरात में विद्रोह को दबाने के लिए। मुबारक शाह का ससुर जफ़र खां, मुबारक शाह का जो ससुर था जफ़र खां यानी मलिक दीवार गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। किसको? जफ़र खां को। कौन था ये जफ़र? मुबारक का ससुर था। मुबारक शाह ने निजामुद्दीन औलिया का तिरस्कार किया। मुबारक शाह ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और उल्वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को खुसरो खां ने शाही महल में मुबारक शाह की हत्या कर दी। खुसरो खां ने 16 अप्रैल 1320 ईस्वी को खुसरो तख्त पर बैठ गया और नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण की। ये नासिरुद्दीन उपाधि है इसकी खुसरो की, जो उसने धारण किया तख्त पर बैठते ही 16 अप्रैल 1320 ईस्वी को। उसने खिलजी वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और खुसरो खां हिंदू धर्म में परिवर्तित मुसलमान था। यानी खुसरो खां हिंदू धर्म से परिवर्तन करके वो मुसलमान बना था। उसने
पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी, यानी ये पैगंबर का सेनापति था। खुसरो ने मुबारक शाह की पत्नी से विवाह किया था। मुबारक शाह कौन? ये वाला मुबारक शाह, ये वाला, उसकी पत्नी से इसने शादी कर ली। 6 सितंबर 1320 ईस्वी को हुए युद्ध में खुसरो गाजी मलिक के हाथों पराजित हो गया और उसने भागकर तिलपट के शादी खां के बाग में शरण ली। तिलपट के शादी खां के बाग में उसने शरण ली और जहां वो मारा गया। और फिर तुगलक वंश 1296 से 1314। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो हम आगे कल बनाएंगे, तो ये हमारी वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।